हेलो बच्चों, क्या हालचाल। सभी बढ़िया होंगे। हम कर रहे हैं HBSC द्वारा इशू किया गया प्रैक्टिस पेपर भी कह सकते हो, मॉडल पेपर भी कह सकते हो। और कई बच्चे मुझसे मैसेज करके पूछ रहे कि मैडम ये कौन सा पेपर है। भाई मैं आपको बिल्कुल लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता चुकी थी, पहले वाले लेक्चर में, कि हरियाणा बोर्ड ने ये प्रैक्टिस पेपर इशू किया है 2026 के एग्जाम्स के लिए। हर साल हरियाणा बोर्ड ऐसे प्रैक्टिस पेपर, सैंपल पेपर, मॉडल पेपर, कुछ भी कह लीजिए, इशू करता है। और ये आपको हेल्प करता है फाइनल एग्जाम्स के लिए। ठीक है ना। फाइनल एग्जाम्स का पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही लगभग होता है जैसा बोर्ड का सैंपल पेपर होता है, मॉडल पेपर होता है। क्लियर हो गया सब बच्चों को। तो ये मॉडल पेपर का सेक्शन ए मैं लास्ट वीडियो में सॉल्व करवा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और आपको टेलीग्राम पर मेरे ग्रुप पर भी मिल जाएगा। तो अब जल्दी से टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी का सॉल्यूशन। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के। लेकिन आप देख सकते हो कि 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है, तो कुल मिलाकर हम 7 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अभी सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ हिंदी में है, यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा इंग्लिश मीडियम में। मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। ओके, मिनिमाइज करना है इस फंक्शन को सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। ये 3 आपके कंस्ट्रेंट हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जेड आपका है 3x प्लस 2y, जिसे आप एक तरफ रख देंगे। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं। अब कंस्ट्रेंट लेंगे, पहला है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8। इसको सोल्व करने के लिए आप पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत डिटेल में नहीं करेंगे। तो इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है कि इस इनइक्वालिटी से रिलेटेड जो इक्वेशन है वो ये बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इसमें आप ग्राफ डायरेक्ट टेबल बनाइएगा। x0, अब आप जब यहाँ x की जगह 0 रखोगे तो y 8 आ जाएगा, y की जगह 0 रखोगे तो x 8 आ जाएगा। ठीक है, और बस इसको इतना ही रखना है और साथ में इसका ग्राफ भी बनाते हुए चलेंगे हम। ठीक है, x एक्सिस, y एक्सिस। अब एक बात का ध्यान कर लेना कि वैल्यू हमारी कहाँ तक जाएंगी। इसमें 8 तक जा रही है, इसमें ज्यादा से ज्यादा 5 तक जाएंगी। तो यहाँ पर आप पॉइंट्स प्लॉट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। आप इस सॉल्यूशन की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये पूरा सॉल्यूशन का पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अब यहाँ आ जाओ, x0 y8 और x8 और y0। और यहाँ पर ध्यान देना कि इक्वल टू का साइन है, तो जो लाइन है वो कंप्लीट लाइन आप ड्रॉ करोगे। इन दोनों को मिलाते हुए आप एक कंप्लीट लाइन ड्रॉ करोगे। क्लियर हो गया। अब इस लाइन पर जो पॉइंट है, इस लाइन पर जो पॉइंट है वो तो इक्वल टू 8 को दिखा रहे, जबकि हमें चाहिए कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो अब मेरी बात को समझना कि ये लाइन है, इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब इनका सम 8 कर देंगे। अब इस लाइन के इधर भी कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ सारे में और यहाँ सारे में। तो या तो ये सारे लोअर वाले पॉइंट्स इसको 8 से ग्रेटर करेंगे या ये वाले। तो हमें वो पॉइंट्स चाहिए जो आंसर को 8 या 8 से ग्रेटर कर दें। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जनरली 0 0 को इस इनइक्वालिटी में हम लोग पुट कर देते हैं। तो इस इनइक्वालिटी को सबसे पहले तो आप नाम दे दो नंबर 2। ठीक है, इसको आप नाम दे दो इनइक्वालिटी नंबर 2। और अब आप क्या करो, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बीच में सॉल्यूशन कर दिया है, आप यहाँ पर भी कर सकते हो कि पुट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 इन सेकेंड। ठीक है, तो जब यहाँ रखोगे तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये कहता है कि भैया 0 8 से ग्रेटर आ रहा है, जो कि फॉल्स है।
0 तो 8 से बड़ा नहीं होता, 0 8 से बड़ा नहीं होता, तो जो 0 पॉइंट हमने रखा उस एरिया के जितने 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो उस एरिया का कोई भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को भी? जब मैंने इस इनइक्वालिटी में 0 रखा तो मेरा आंसर 8 से बड़ा नहीं आ रहा था, इसके नियर बाय कहीं भी 8 से बड़ा आंसर नहीं आएगा, तो 8 से बड़ा आंसर इधर आएगा। क्लियर है? तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इस लाइन L1 के अपवर्ड पार्ट में होगा। क्लियर है? तो आप लिखोगे कि द रीजन ऑफ सॉल्यूशन, रीजन आप लिख सकते हो कि द रीजन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इज अबव L1, यानी कि इससे ऊपर का जितना भी पार्ट है वो सारा हमारा सॉल्यूशन है। अब दूसरे पार्ट पर आ जाओ। 3x + 5y इज लेस देन इक्वल टू 15। आप इन्हें R1 R2 ऐसे नाम भी दे सकते हो। ये हो गया R1। R1 का मतलब है रीजन नंबर 1, पहला एरिया। अब मैं निकालूंगी यहाँ R2 यानी दूसरा एरिया। तो ये इनइक्वालिटी हो गई 3x + 5y इज लेस देन इक्वल टू 15। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3, इसको इन इक्वेशन, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन बनाओ, तो 3x + 5y इज इक्वल टू 15। टेबल बनाओ, डायरेक्ट बनाना, सोल्व मत करने लग जाना। x की जगह 0 रखो, x 0 रखोगे तो 5y इज इक्वल टू 15, 5 3 15, तो y 3 आएगा। फिर y को 0 रखो, तो 3 5 15, तो x 5 आएगा। समझ में आ गई बात? 0 है तो y 3 है, y 0 है तो x 5 है। अब इसको यहाँ पर प्लॉट करो, x0 y3 ये पॉइंट आ जाएगा, और x5 y0 ये पॉइंट आ जाएगा, और इन दोनों को ज्वाइन कर दो, तो ये आपकी सेकंड रो बन जाएगी, सेकंड लाइन बन जाएगी L2। ठीक है। अब इस L2 की वजह से भी एक एरिया इसके ऊपर बन गया और एक नीचे। अब हमें नहीं पता कि इस इनइक्वालिटी को कौन सा सेटिस्फाई करेगा। हम फिर से 0 पुट करते हैं, हम फिर से 0 पुट करते हैं थर्ड में। पुट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 इन थर्ड। जब तुम यहाँ 0 पुट करोगे तो 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 15, 0 लेस देन इक्वल टू 15 विच इज ट्रू। भाई 0 तो हमेशा 15 से लेस होता है, 0 15 से लेस होता है, तो 0 के नियर बाय में जितने भी पॉइंट्स है वो सब भी 15 से लेस होंगे। तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन इस लाइन के नीचे आएगा। क्लियर है? तो अब आप लिख दोगे द रीजन ऑफ, द सॉल्यूशन रीजन लिख देना, बल्कि द सॉल्यूशन रीजन ऑफ थर्ड इज लाइंग बिलो L2 लाइन के नीचे है। अब इसमें तो कोई कॉमन सॉल्यूशन तो नहीं आ रहा। थर्ड है x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। इसको और समझो पहले तो तुम। R3 का मतलब है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस बात का क्या मतलब है? x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव है। इसका मतलब जो हमारा सॉल्यूशन रीजन है दैट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो अब आप यहाँ आ जाओ कि इस लाइन का सॉल्यूशन तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और L1 के नीचे है, और इस लाइन का सॉल्यूशन ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि L1 के ऊपर हैं। अब भाई इस z को मिनिमाइज करने के लिए हमें इनका कॉमन सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन ये इनका तो कोई कॉमन सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं मिल रहा। आगे जाके मिल जाएगा, आगे जाके हो सकता है कि मिल जाए, इससे ऊपर इससे नीचे, लेकिन हमें तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है, तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ अब आप लिख दो कि देयर एग्जिस्ट नो फिजिबल सॉल्यूशन या नो फिजिबल रीजन। आप इसको डायरेक्ट लिख के छोड़ सकते हो। फिजिबल रीजन क्या होता है? जो सारी इनइक्वालिटीज का कॉमन सॉल्यूशन होता है, जहां से हमें पॉइंट्स मिलते हैं और उन पॉइंट्स से फिर हम इसको मैक्सिमाइज या ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं। तो इसका कोई सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। थोड़ा लंबा पैटर्न इन्होंने इस बार दे रखा है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पर।
इफ दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। लिख लेते हैं स्टेटमेंट। 2x3 रो मैट्रिक्स है, ठीक है। 1 2 -3 0 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स है। x8 कॉलम मैट्रिक्स है और ये 0 के इक्वल है। क्लियर है? मल्टीप्लाई कर लो, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो। इसका ऑर्डर है 1/2 और इसका ऑर्डर है 2/2। तो पहली रो पहला कॉलम 2x -9, पहली रो, समझ रहे हो ना मैं क्या कर रही हूँ? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। 1/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ये बनने जा रहा है। तो ये हो गया 2x को 2 से करो तो ये हो गया 4x + 0 और यहाँ आ गया x8 इज इक्वल टू 0। ये बन गया बच्चे 2x -9 और 4x मल्टीप्लाइड बाय x8 इज इक्वल टू 0। अब ये है 1/2 का, ये है 2/1 का। तो 1/1, अब इससे पता कैसे लगता है कि 1/1 यानी एक ही एलिमेंट आपका आने वाला है। तो अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो ये मैट्रिक्स बनेगा 2x² -9x और अब 4x को 8 से कर दो तो 8 4 जा 32x इज इक्वल टू, ये 0 मैट्रिक्स है। तो ये 0 जो साइड में है ये ध्यान से समझना, ये 0 मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि 3 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट एक मैट्रिक्स ही आएगा बाद में। अब इसको मैट्रिक्स से बाहर निकाल के दोनों को, अब इन दोनों ये पूरा एक एलिमेंट और ये भी एक, तो मैट्रिक्स से बाहर निकाल सकते हो। अब इनको डायरेक्ट सॉल्व करते करते 2x², 32 में से 9 गए 23x, ठीक है, और इज इक्वल टू 0 आ गया। x कॉमन ले लो तो ये बन गया 2x + 23 इज इक्वल टू 0। अब एक गलती मत करना, इस x को उधर ले जाके काट मत देना। ये इन दोनों की प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इसका मतलब आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। तो एक बार आप x को 0 रखोगे और एक बार आप 2x + 23 को 0 रखोगे। जब आप x को 0 रखोगे और फिर यहाँ से x की वैल्यू आएगी -23/2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? ये ज्यादा मुश्किल नहीं था। अब इसी में आपको एक इंटरनल चॉइस दी गई है जिसे ये बी पार्ट कह रहे हैं। अब ये आने लगा है कि ए और बी पार्ट, यहाँ मैं ए पार्ट लिख भी देती हूँ। दोनों में से करना एक है। इस ए को और बी को देख के कंफ्यूज मत हो जाना, और लिख रहा है या तो आपने ऊपर वाला करना है या नीचे वाला सॉल्व करना है। क्लियर है? बी पार्ट पे आ जाओ। इफ A10 B60 C43 देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये बिल्कुल सिंपल है। आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, ए के कोऑर्डिनेट्स है 10, बी के कोऑर्डिनेट्स है 60, सी के कोऑर्डिनेट्स है 43। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम डिटरमिनेंट से निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ, ध्यान देना, देखो पहले ए के कोफिशिएंट्स ये कोऑर्डिनेट्स लिख लो 10, फिर बी के लिख लो 60, फिर सी के लिख लो 43 और यहाँ 1 1 1। और इसकी जो एब्सोल्यूट, इस सॉल्यूशन की जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी वो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगी। इसमें अगर यहाँ 1 1 1 करते हो और यहाँ कोफिशिएंट्स लिख देते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी फॉर्मूला यही होता है कि अगर हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हैं तो 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1 और इसकी पॉजिटिव वैल्यू हम लेते हैं। क्लियर है? तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम बाद में ले लेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो डिटरमिनेंट अब मैं किससे एक्सपेंड करूंगी? C2 से। C2 से क्यों करूंगी? क्योंकि इसमें ज्यादा जीरोज हैं। तो एक्सपेंडिंग बाय C2, तो 1/2 0 फिर 0। अब यहाँ आ जाओ, ये कौन सा कॉलम है? ये 3 2 है, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ आ जाएगा -1 की पावर 3 + 2 यानी -1 आएगा डिटरमिनेंट। अब ये साथ में 3 आएगा, ये रो और ये कॉलम चला जाएगा तो 1 1 6 1, ठीक है। बाहर 3 आ जाएगा 1 1 और 6 1, ये आ जाएगा। तो 1/2 इंटू ये माइनस का 3 बाहर, अंदर देखो 1 -6, डिटरमिनेंट ओपन कर दिया तो 1/2 -3 मल्टीप्लाइड बाय -5, ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ गया है।
5 तिये 15 और 15 अगर ये पॉजिटिव नहीं आता तो आपने इसको इक्वल टू करके पॉजिटिव लिख देना था यूजिंग अप्रोक्सीमेट वैल्यू ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू यूजिंग एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारे ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। तो दिस वन वाज आल्सो इजी अकॉर्डिंग टू 2 मार्क्स है। पहले वाला थोड़ा सा लेंथी था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पर। फाइंड द ऊपर हिंदी मीडियम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k सो दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट 0। फंक्शन लिख लेते हैं, वैसे तो राइट साइड में लिखा हुआ है 1 माइनस कोस 4x बाई 8x स्क्वायर और k x नॉट 0 है और x 0 है। अब बिकॉज fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, तो लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 fx और 0 पे वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो 0 पे जो वैल्यू है वो तो k है। अब बच गई लिमिट, पहले लिमिट सॉल्व करते हैं। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 4x बाय में आ जाएगा 8x स्क्वायर। अब मैं आपको इधर करके दिखाती हूँ। अगर तुम डायरेक्ट लिमिट रखोगे तो 1 माइनस कोस 0 बाय 8 इंटू 0, कोस 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1 बाय 0, 0 बाय 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो इसके लिए अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले सॉल्व करने के लिए 0 बाय 0 नहीं आना चाहिए आंसर, ठीक है ना। अगर आपका सिलेबस अभी आपको लग रहा है कि इनकम्प्लीट है, तो मैं आपको बता दूं कि कंप्लीट सिलेबस लगभग 12th क्लास का कंप्लीट सिलेबस ऑलरेडी 12th का पूरा अपलोड है मेरे चैनल पर, अपलोडेड ऑन माय चैनल। तो जो भी टॉपिक, जो भी दिक्कत आपको आ रही है किसी भी चैप्टर में, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, उस डाउट को क्लियर कर सकते हो। अब यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगाएंगे 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वेयर थीटा। अब यहाँ 2 तो नहीं है, 4 है, 4 है तो ये आइडेंटिटी बदल जाएगी 2 साइन स्क्वेयर 2 थीटा में, क्योंकि यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा आ गया था हाफ। अब यहाँ 4 थीटा है तो यहाँ 2 थीटा आ जाएगा। तो जो ऊपर की जो टर्म है उसे हम बना देंगे 2 साइन स्क्वेयर 2x और नीचे आ जाएगा 8x स्क्वेयर। 2 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। 1 आना चाहिए इसका आंसर जो मेरे हिसाब से है, क्योंकि वर्बल दिख रहा है साइन स्क्वेयर 2x बाय 4x स्क्वेयर। इसे मैं होल स्क्वेयर में कन्वर्ट, लिमिट ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट ऐसे भी, दोनों तरीके से लिख दिया है मैंने। अब ध्यान दो, ये तो साइन 2x का स्क्वेयर है और ये 2x का होल स्क्वेयर है। ध्यान से देखना, साइन 2x डिवाइडेड बाय 2x होल स्क्वेयर। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। 2x का स्क्वायर ओपन करोगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब लिमिट को हम अंदर ले जाते हैं, लिमिट को हम अंदर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x बाय 2x का स्क्वायर और ये अंदर वाला 1 बन जाएगा। नहीं पता है कि नहीं पता है, 11th क्लास में आ जाता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x 1 होता है, तो लिमिट आ गई 1, लिमिट आ गई 1। अब आप इस रिजल्ट को यूज करो, ठीक है। अब आप इस रिजल्ट को यूज करो, थोड़ा सा इधर चला जाइए। इसको आप नाम दे सकते हो यूजिंग 1, ठीक है। तो यूजिंग 1, 1 में लेफ्ट साइड में लिमिट थी, राइट साइड में f0, f0 की वैल्यू k थी, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। समझ आया कि नहीं आया। जब कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर वैल्यू और उस पॉइंट पर लिमिट बराबर होनी चाहिए। 0 पर वैल्यू आ रही है k और 0 पर लिमिट अभी मैंने 1 दिखाई है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी इंटरनल चॉइस आपको दे रखी है और मैं यहाँ ए लगाना भूल गई थी तो ए लगा दिया। और अब इसी क्वेश्चन की इंटरनल चॉइस हो गई बी, ठीक है। उसको देखते हैं। an edge of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second.
एक क्यूब है जो वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब है कि वो क्यूब घट रहा है, बढ़ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तो जस्ट आपको समझा रही हूँ कि भैया अगर ये आपका क्यूब है तो ये वेरिएबल है, ठीक है, फ्लेक्सिबल है, ये छोटा बड़ा हो रहा है, तो इसका जो सभी साइड्स है वो इक्वल है, तो इसके एज को हमने मान लिया कि कितना है क्यूब का, वो एक्स मीटर सेंटीमीटर का ध्यान कर लेना, भी सेंटीमीटर है। एन एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग। अब ये बात अभी 1 मार्क में भी आई है, तब भी मैंने बताई है कि अगर इंक्रीजिंग वर्ड आ रहा है, चेंजिंग आ रहा है, तो ये डिफरेंशिएशन है। किसकी डिफरेंशिएशन है? एज की। एज को मैंने एक्स माना और उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो dx बाय dt है, एज को मैंने एक्स मान लिया, एज का यानी एक्स का जो रेट ऑफ चेंज है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि ये जो क्यूब है इसकी जो साइड है वो हर एक सेकंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ रही है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। एज का दे रखा है, वॉल्यूम का आपने निकालना है, लास्ट में उसमें एक्स की जगह 10 पुट कर देना है। तो वॉल्यूम ले लो, क्या होती है? वॉल्यूम क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और क्यूब की क्या होती है? साइड क्यूब। तो एक्स क्यूब हो गया, इसको डिफरेंशिएट कर दो, dv बाई dt, ये हो जाएगा 3x स्क्वेयर। एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी dx बाई dt, dx बाई dt की वैल्यू ऑलरेडी 3 है, तो 3x स्क्वेयर इंटू 3, ये आ गया 9x स्क्वेयर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और अब आप इसमें x की जगह 10 रख दो, when x is equal to 10 सेंटीमीटर। ये भी बहुत आसान है, तो dv बाई dt हो जाएगा 9 इंटू 10 का स्क्वेयर, यानी कि 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये तो कंपैरेटिवली सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे मुझे, ठीक है, इजी है, आसान है। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। A and B are two candidates seeking admission in a college. दो बच्चे हैं जो एक महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं, हिंदी में भी दे रखा है। द प्रोबेबिलिटी दैट A is selected is 0.7. The probability that exactly one of them is selected is 0.6. Find the probability that B is selected. अब इन्होंने क्या दे रखा है कि गिवन दैट या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है। अब दूसरी चीज जो दी गई है वो ध्यान से देखनी है। प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड इज 0.6 और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी इज सेलेक्टेड। तो हमने मान लिया कि जो बी की प्रोबेबिलिटी है वो एक्स मान लो, या प्रोबेबिलिटी तो पी मान लो। ऑल्सो जो हमें गिवन है कि एग्जैक्टली वन इज सेलेक्टेड, तो अब इस बात को ध्यान दो, ये क्या है? वन सेलेक्ट हुआ है तो ए सेलेक्ट हुआ एंड बी सेलेक्ट नहीं हुआ, या तो ऐसा होगा, या ए का सिलेक्शन नहीं हुआ एंड बी का हो गया, ऐसा होगा। क्लियर? अब एंड को इंटरसेक्शन में बदल दो, और को यूनियन में बदल दो, यूनियन को प्लस में बदल दो। ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस, और को मैंने डायरेक्ट प्लस में बदल दिया, ए डैश इंटरसेक्शन बी इज 0.6। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, ए का सिलेक्शन का बी के सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स को मैं मल्टीप्लाई में बदल सकती हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6। अब भैया ए की प्रोबेबिलिटी है तो यहीं से ए डैश की भी मैं निकाल सकती हूँ, हाँ, यहीं से जो ए डैश की प्रोबेबिलिटी है वो 1 माइनस 0.7 यानी 0.3 आ जाएगी, और बी की प्रोबेबिलिटी पी है तो बी डैश की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी हो जाएगी। तो ए की प्रोबेबिलिटी 0.7, बी डैश की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी, ए डैश की प्रोबेबिलिटी 0.3 और बी की प्रोबेबिलिटी पी इज इक्वल टू 0.6। सॉल्व कर दीजिए पी के लिए, मल्टीप्लाई कर लो, 0.7 माइनस 0.7 पी प्लस 0.3 पी इज इक्वल टू 0.6।
0.7 में से 0.3 को माइनस कर दो और इसको राइट में ले चलो एक बार आराम से करते 0.7 इन दोनों को माइनस करोगे तो 0.4 पी इज इक्वल टू 0.6 पी को उधर ले जाओ इसको इधर ले आओ 0.7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.4 पी 0.7 में से 0.6 गया तो 0.1 इज इक्वल टू 0.4 पी 0.4 को डिनोमिनेटर में ले आओ पॉइंट से पॉइंट कट गया p इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा इसको डेसिमल में बदलोगे तो p 0.25 आ जाएगा यानी b के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.25 हो जाएगी तो ये एक बिल्कुल अलग यूनिक क्वेश्चन था एंड कम टू द last question of this section question number 25 ठीक है समा कर लेते हैं अब देखिए हिंदी में कितना मुश्किल है तो इंग्लिश में देखते हैं कि इंटीग्रेट करें I इज इक्वल टू इंटीग्रेट टेंजेंट 4x dx अब टेंजेंट 4 है 2 नंबर में है पावर को अलग अलग कर लो टेंजेंट स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट स्क्वायर x dx एक टेंजेंट स्क्वायर को ब्रेक कर लो सीकेंड स्क्वायर x -1 मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट स्क्वायर x dx ठीक है अब इसे अलग अलग कर लो इसको इससे मल्टीप्लाई करो सीकेंड स्क्वायर x इंटू टेंजेंट स्क्वायर x dx माइनस भाई पहले इसको इससे किया फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया -1 को करोगे तो ये आ गया टेंजेंट स्क्वायर x dx अब थोड़ा ध्यान देना इसको फिर ब्रेक करेंगे और इस पार्ट को करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो इसको तो तुम मान लो I1 माइनस इसको कर दो सीकेंड स्क्वायर x -1 dx 2 नंबर का है तो आइडेंटिटी वगैरह बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है I1 माइनस सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट x 1 की इंटीग्रेशन होती है x अब इसको यहीं छोड़ दो नाम दे दो 1 अब I1 पे आ जाओ I1 पे आ जाओ तो I1 इसको लिया था सीकेंट स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट स्क्वायर x dx ये आपका हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे टेंजेंट x को z पुट कर दो टेंजेंट x को z पुट कर दो तो टेंजेंट की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंट स्क्वायर x dx जो कि हो जाएगी dz तो इसमें पुट कर दो I1 हो जाएगा ये z रखा है तो ये तो हो गया z स्क्वायर और ये जो सीकेंट स्क्वायर और dx है ये दोनों मिलकर dz हो जाएंगे z स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है z³/3 ठीक है और देखो मैंने यहाँ ना c नहीं लगाया था क्योंकि अभी एक इंटीग्रेशन रह रही थी तो मैं यहाँ c लगा देती हूँ तो I1 हो जाएगा z³/3 z मैंने रखा है बच्चे किसको टेंजेंट x को तो ये बन जाएगा टेंजेंट³ x/3 प्लस c अब इस I1 को यहाँ फर्स्ट में पुट कर दो यूजिंग I1 इन फर्स्ट तो जो हमारा मेन इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगी एक मिनट थोड़ा सा इसे हाईलाइट कर लेते हैं ये है मेन हमारा जो हमने निकालना था ठीक है क्लियर हो रहा है समझ में आ रही ना बात तो इसमें अब हम पुट कर देते हैं कि I इज इक्वल टू I1 की जगह मैं रखूंगी टेंजेंट³ x/3 आप इसको यहाँ भी पुट कर सकते थे ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी यहाँ पर भी आप इसे पुट कर सकते थे ठीक है और माइनस का टेंजेंट x और ये जो है ना यहाँ पर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x और प्लस में c आ जाएगा तो ये हमारी इंटीग्रेशन आएगी टेंजेंट 4x की तो बेटा ये था कंप्लीट सॉल्यूशन सेक्शन बी का बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगी आपको सेक्शन सी का सॉल्यूशन के साथ एक छोटी सी बात मैं बार बार आपको कहती हूँ वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई उसमें कुछ नहीं लगता टीचर को भी थोड़ा मोटिवेशन चाहिए कि हाँ बच्चे देख रहे हैं तभी हम हार्ड वर्क करते हैं डाउट्स हैं तो टेलीग्राम पर आप मुझे पर्सनली या ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।